राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है। 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ठीक है। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। आगे बात समझ में। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। इस पहले चित्र में क्या दिखाए गए? यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ठीक है। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम के लिए ये क्या कर रहे हैं? जो स्टेच्यू है उसके लिए क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। कलाकार ने स्वतंत्रता को किसका रूप प्रदान किया करते थे? महिला का रूप देते थे। आई बात समझ में? मतलब फीमेल थी स्वतंत्रता को। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं। ज्ञानोदय की जो मसाल है उसको आप पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों को घोषणा पत्र है। मतलब ऐसे चित्र की रचना की थी जिसके एक हाथ में तो क्या थी? मसाल थी, और दूसरे हाथ में क्या थी? मनुष्य के जो अधिकार थे उसकी क्या थी? घोषणा पत्र थी। आगे बात समझ। प्रतिमा के सामने जीवन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। प्रतिमा के स्थान पर संस्थानों में क्या है? ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए पड़े हुए थे। समझ में? मतलब उसके जो ध्वस्त है, उसके जो छोटे छोटे अवशेष थे, उसके छोटे छोटे टुकड़े थे, वो क्या थे? बिखरे हुए थे। आगे बात समझ में। सोरियो की कल्पना दर्शन, इसका नाम सोरियो जो है उसके कल्पना दर्शन में ये कहाँ का था? यूटोपिया का था। में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक के रूप में होती थी। जितनी वो पोशाक पहनते थे उसके रूप में उसकी क्या होती थी? पहचान होती थी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चले। स्वतंत्रता की मूर्ति में कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। अब स्वतंत्रता की जो नेतृत्व कौन करने वाले हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं। मतलब ये जो चित्रकारी की गई थी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। राष्ट्र जो राज्य है वो बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास। अब देखो, प्रतिमा के पास फ्रांस का जो क्रांतिकारी चिन्ह है उसके अनुसार उसको पहचाना जा सकता है। चलो आगे। अब देखो, अभी भी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे। तो आगे कौन है? नेतृत्व को तो कौन कर रहा है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड। उसके पीछे कौन है? फ्रांस, जो उसका झंडा लगा हुआ है। और अभी इसके पीछे क्या था? जर्मनी के लोग हैं जो लाल, काला और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। आगे बात समझ। ये दिलचस्प है कि जिस समय सोरियो ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जर्मन के लोग वहाँ के संयुक्त राष्ट्र का अभी तक हिस्सा नहीं बने हुए थे। मतलब ये जो छवि उसने बनाई थी एक मतलब इमेजिनेटिव थिंग थी। जो झंडा वे थामे हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें उनके जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। आई बात समझ में? मतलब राष्ट्रवाद की चाह पैदा होने लग गई थी। ठीक है। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, जर्मन के बाद कौन थे? ऑस्ट्रिया। 2 सिसिलियों की राजशाही लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ये ऐसी इमेज बनाई थी इसने। ऊपर स्वर्ग में ईसा मसीह है। ऊपर स्वर्ग में कौन थे? इसकी इमेज की बात हो रही है। ऊपर स्वर्ग में कौन थे? ईसा मसीह है। संत थे, ठीक है, और फरिश्ते इस दृश्य में अपनी नजरें जमाई हुई है। मतलब जो क्रिश्चियन लोगों की जिस प्रकार से उनका, जैसे हिंदू लोग सोचते हैं ना कि स्वर्ग है, यमराज है, इसी प्रकार से इन लोगों ने ये उत्कीर्ण किया था। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारों के प्रतीक के रूप में किया था। आगे बात समझ में ऐसे। चलो, इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सोरियो ने चित्र में की है। काल्पनिक जो अभिव्यक्ति सोरियो ने अपने चित्र में की है, इस अध्याय में पूरी तरह हम पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। चलो अब पढ़ते हैं। देखो, अर्नस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? अर्नस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? ये क्वेश्चन है 10th क्लास में आएगा। देखो, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन 1823 से 1892 के बीच में, इसने 1882 में सोरबन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया है। बाद में ये व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था
क्वेस्ट ऑफ क्यू नेशन, राष्ट्र क्या है। आई बात समझ में। इस संबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। लोगों का मानना था पहले कि समान भाषा, नस्ल और समान धर्म से ही लोगों का क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक राष्ट्र क्या होता है, लंबे प्रयासों का त्याग और चरम बिंदु होता है। आई बात समझ में। अब देखो इसमें आगे देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। आगे बात में इसमें तो इतना ही ध्यान रखना हो ज़्यादा। एक जनमत संग्रह दिया गया, उसमें प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों के एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। नए शब्द यू है, ठीक है। इसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति। चल फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति कैसे पता चला, राष्ट्रवाद है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में पता चला। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। कि 1789 में आपको पूरी तरह से पता होगा, पिछले साल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था कि फ्रांस पर एक निरंकुश मतलब जो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करता था, उस राजा का क्या था, आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से में जो राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए, उनमें प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। अब अब ये देखो राजनीतिक बदलाव ये हुआ क्रांति के बाद, जो निरंकुश राजाओं के पास जो सत्ता थी वो किसके पास आ गई, जनता के पास आ गई। आगे बात समझ में। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनकी नियति तय करेंगे। अब लोग ही क्या, क्रांति के बाद क्या लोग ही उसका क्या करते थे, अपनी नियति तय करते थे कि वो अपना रूल खुद बनाएंगे। मतलब कोई राजा उनका आधिपत्य नहीं करेगा, जो जनता सोचेगी वही होगा। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए। प्रारंभ में क्या कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बहुत से कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। क्या कि ऐसे कदम होते कि सामूहिक पहचान की भावना, आइडेंटिटी मिल जाएगी। पितृभूमि ला पैट्रिक जिसे बोलते हैं, और नागरिक ले सिटेवन जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। कौन कौन से विचारधारा थी, पितृभूमि और नागरिक। आगे बात समझ में। जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा, द ट्री कलर चुना गया। आगे बात समझ, जिसे पहल के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। पहले के जो राष्ट्र ध्वज था उसका कलर स्थान किसने ले लिया, ट्री कलर, तिरंगा झंडा ने ले लिया। इंडिया में भी तो तिरंगा ही है। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नई स्तुति रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए थे। आगे बात समझ। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। आंतरिक रूप से जितने भी आयात निर्यात करते हैं वो सारे बंद कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की। पूरे क्षेत्र में क्या कर दी, नापने की प्रक्रिया जो थी एक समान स्थापित कर दी गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। और राष्ट्र की साझा भाषा कौन सी बन गई, फ्रेंच लैंग्वेज बन गई। आगे बात समझ में। तिरंगा बना लिया, अपनी असेंबली बना ली, सब कुछ अपना बना लिया, ठीक है। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों में मुक्त कराएगा। फ्रांसीसी लोगों ने यह भी किया कि यूरोप में जितने भी, उसके अलावा जितने भी राष्ट्र हैं उसमें जो निरंकुश राजा हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करते हैं, अपने कानून बनाते हैं, अपने कानून तोड़ते हैं, उसमें क्या करेगा, उनको भी वो आज़ाद करवाने की कोशिश करेगा। उसने शपथ ले रखी थी भाई। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में घटित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। अब धीरे धीरे जैसे ही फ्रांस आज़ाद हुआ तो इससे क्या की वो घटनाएं निर्मित हुई और लोग उससे क्या होने लगे, प्रेरित होने लगे और धीरे धीरे किन क्लबों का निर्माण होने लगा, जैकोबिन क्लबों का निर्माण होने लगा।
उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। 1790 के दशक में हॉलैंड में घुस गई, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के इलाकों में घुसी, ये सबसे फ्रेंच सेनाएं घुसी। ठीक है। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगे। 1790 में हॉलैंड वगैरह में सब में फ्रांसीसी सेनाएं घुसने लगी और सब में राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित करने लगी। आगे बात समझ में, फ्रांसीसी क्रांति की बात तो ये है। अब इसके आगे देखो, नेपोलियन के नियंत्रण में, अब फ्रांस में कौन था? नेपोलियन। जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिनमें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका है। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ पे प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। प्रजातंत्र को क्या कर दिया था? उसने नष्ट कर दिया था। किसने? नेपोलियन ने। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। ठीक है, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, 1804 में एक नागरिक संहिता ही, उसका नाम क्या था? नेपोलियन की संहिता। आगे बात समझ में, वे ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने क्या किया? इस संहिता ने क्या किया? जन्म पर आधारित जो हमें विशेषाधिकार दिए गए थे उनको समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? सुरक्षित बना दिया। इस संहिता की फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ठीक है, सरल बना दिया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ये नेपोलियन ने किया है। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। ठीक है, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई नई मिली आज़ादी चखी। सारों ने क्या कर ली? नई नई जो आज़ादी मिली थी उन्होंने सबने चख ली। आगे बात समझ, उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा में इस इलाके के दूसरे इलाके से वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। आगे बात समझ, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थानों में जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों में जैसे ब्रसेल्स, मैच, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। आगे बात समझ, वहाँ पर क्या कर दिया? फ्रांसीसी सेनाओं का क्या किया गया? स्वागत कर दिया गया, क्या कि वो स्वतंत्रता का तोहफा देने के लिए आए थे। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। और क्या हो गया? ये धीरे धीरे किस में बदलने लग गया? दुश्मनी में परिवर्तित हो गया। ठीक है, मगर हाँ चलो, जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीति से स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं बल्कि बढ़े हुए सेंसरशिप बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों के मिले फायदों से यही ज़्यादा नजर आने लगे थे। लोगों को क्या लगने लगा कि इनको क्या कोई राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए वो क्या कि धीरे धीरे दुश्मनी में परिवर्तित होने लग गई। आगे बात समझ में, चले आगे। आप देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। पहले जैसे जो राष्ट्र राज्य थे, जैसे इंडिया का मैप पहले वाला था वैसा थोड़ी ना आज वैसे ही जो यूरोप के राष्ट्र राज्य हैं वैसे आज नहीं थे, पहले थे वैसे। जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियाँ डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। ठीक है, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। ठीक है, वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अपने आप को समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। कि उदाहरण के तौर पर कैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो
शासन करने वाला कौन था? हेम्सबर्ग। वो कई छोटी छोटी प्रजातियों या जातियों को जोड़कर या क्षेत्रों को जोड़कर बना हुआ था। आगे बात समझ। इसमें हैपल्स के टीरोल, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ की कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। यहाँ पे बोलने वाले कुलीन वर्ग में कौन थे? जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी मिलते थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। आगे बात समझ। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैम्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमिया और स्लोवाक, कार्निवाल और स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूर्व की तरफ ट्रांसवेलिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए थे, अलग अलग जातियों में अलग अलग भाषाओं में बटे हुए थे, तो एक क्षेत्र की पहचान देने में क्या सभी असमर्थ हो रहे थे। आगे बात समझ। इस तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति उसकी निष्ठा थी, राष्ट्र और राष्ट्रवाद का विचार के। अब देखो इन सब को जोड़ने के लिए क्या थी? एक इस राजा का होना आवश्यक था जो क्या कर सके, सबको अपना स्वामित्व स्वीकार करवा सके। आई बात समझ में। एक लोगों की सुनने वाला व्यक्ति ही इन चीजों को क्या कर सकता था? जोड़ सकता था। आगे बात समझ में कोई दिक्कत है? चलो, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग। आगे बात समझ में। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। कौन से? कुलीन वर्ग की बात हो। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़ जाया करते थे। ठीक है। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कर सकते। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। आई बात समझ। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। कौन खेती करते थे? भूदास। ठीक है। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। ठीक है। जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग से आरंभ हुआ। ठीक है। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यह नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। ठीक है। कुलीन विशेषाधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता की विचारधारा लोकप्रिय हुई। मतलब कुलीन के बाद में अब ये जो मध्यम वर्गीय लोग थे, उन्हीं में राष्ट्रीय विचारधारा थी, क्योंकि कुलीन लोगों के पास तो सब कुछ था। आगे बात समझ। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। ठीक है। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म। उदारवाद मीन्स क्या होता है? लिबरलिज्म। शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित था, जिसका अर्थ है आजाद। उदारवाद का मतलब क्या होता है? आजादी। आई बात समझ। लिबरलिज्म, लिबर का मतलब होता है आजाद, फ्रीडम। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था जो व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। आई बात समझ। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी की क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। आगे बात समझ। जो पादरी थे ना, वो क्या कर रहे थे? वहाँ की क्षेत्र विशेष पर क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। उनकी समाप्ति पर क्या कर रहे थे? ये लोग
कार्य कर रहे थे। ठीक है, 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति की स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था, सफ्रेज में नहीं था। ठीक है, आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। आई बात समझ में? मतलब जो पैसे वाले लोग थे उन्हीं को क्या था, मत देने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। ठीक है, केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिक शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। थोड़े समय के लिए क्या हुआ था, जैकोबिन के शासन के समय उनको क्या मिल गया, मताधिकार मिल गया। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। आगे बात समझ में? संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आई बात समझ में? आंदोलन सबने चला दिए। चलो, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। ठीक है, आइए हम 19वीं सदी से पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे प्रदेश से 39 राज्यों को एक महासंघ बनाया। कितने राज्यों का? 39 राज्यों को नेपोलियन ने बनाया था एक महासंघ। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। ठीक है, इन मतलब 39 तो संघ थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी मुद्रा थी। मुद्रा मीन्स करेंसी, और अपने अपने नापतोल की प्रणाली थी, अपने अपने बाट थे उनके पास। 1833 में हेम्सबर्ग में न्यूरेमबर्ग जा रहा था अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी और 11। अब देखो ये एग्जाम में आने वाला। 1833 में हेम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना था। आगे बात में, यानी कि 11 टोल टैक्स से उसको क्या करना था, गुजरना था। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना था। 11 तो टोल टैक्स थे और 5 सीमा शुल्क देने थे, 5% सीमा शुल्क। मतलब हर जहां पे भी रुक रहा था उसको 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था, मतलब 11 बार देना था। शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन तथा आकार के अनुसार लगाए जाते थे, वजन और आकार के अनुसार लगाते थे। ठीक है, चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। तो एक टोल टैक्स जाने के बाद दूसरा जब टोल टैक्स आता था तो उनकी अपनी नई प्रणाली थी नापने तोलने की, और वो उसका डबल लेते थे या ट्रिपल लेते थे, जो भी उनकी व्यवस्था थी। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एलए था। कपड़े को नापने का पैमाना क्या था? एलए, ELLE, एलए था। ठीक है, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। जगह बदलने के साथ ही, जैसे एलए 1 मीटर, जैसे यहाँ पे 1 मीटर पूरा है तो कोई 1 मीटर कम होगा कहीं पे, मतलब अपनी अपनी सोच थी, अपना अपना नाप था। अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता 54.7 मीटर मिलता, तो मेज में 55.1 सेंटीमीटर, मतलब एक जगह अगर 54.7 सेंटीमीटर मिलता तो दूसरी जगह क्या मिलता? 55.1। और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। मतलब नापतोल की प्रक्रियाएं अलग अलग थी और उसको क्या टैक्स भी फिर अलग अलग ही पे करना पड़ता था। नए वाणिज्यिक वर्ग में ऐसी परिस्थिति को आर्थिक विनिमय और विकास के बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं और लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में पर्सा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया। क्या किया गया? शुल्क संघ। जोलवेराइन क्या है? पर्सा की पहल पर एक शुल्क संघ आयोजित किया गया। 2 क्वेश्चन आ गए और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी? 2 कर दी। किसके अकॉर्डिंग? जोलवेराइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत को नहीं। चला, इस संघ में शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा रेलवे के जाल में गतिशीलता बढ़ाई गई, रेलवे बढ़ाया गया और आर्थिक हितों में राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। उस समय पनप रही राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर से मजबूत बना दिया गया। तो इतना तो समझ में आ गया।
ठीक है, सीमा शुल्क। और ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। चलो आगे, काफी बड़ा है। चलो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद देख। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन की हार कब हुई? 1815। सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर से वापसी नहीं चाहते थे। पहले का दौर कोई नहीं चाहता था वापस। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। ठीक है, एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। ठीक है, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को मिलकर कितने लोगों ने हराया था? ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया ने, 4 लोगों ने मिलकर किसको हराया था? नेपोलियन के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। अब वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। इस सम्मेलन में की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। किसने दी? चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, जो है कि यूरोपीय संघ मिला था। कौन कौन से? ये 4 जो रहते। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। क्या की? 1815 की वियना संधि। आगे बात समझ में, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए भूवंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस के उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ठीक है, अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित कर दिया गया। ठीक है, जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पिडमांट में जेनोवा जोड़ दिया गया। ठीक है, प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके के जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। ठीक है, मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। नेपोलियन का जो 39 राज्यों का महासंघ था उसको बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया था जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्होंने नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। ठीक है, आगे बात। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। आगे वर्ष में वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उन्होंने इन गतिविधियों को दबाना चाहा तो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ठीक है, ज्यादातर सरकारों में सेंसरशिप के नियम बनाए गए जिनके उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। ये नहीं चाहते थे कि ये लोग मुक्त हो। आगे बात समझ। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रहती थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था की आलोचना उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। किसकी आज़ादी? न्यूज़पेपर्स की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी। समझ में आ गया? ठीक, चलो आगे। 1815 के बाद वर्षों के दमन के भय ने उनके उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। ठीक है, बहुत सारे यूरोपीय राज्यों ने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर के आए। आगे बात सुन। इस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने में था जो वियना कांग्रेस के बाद में स्थापित किए गया था। मुख्य रोल किसका था? ब्रिटेन का था, जिसने कांग्रेस वहां पे स्थापित तो कर दी थी। आगे बात समझ में। चलो, साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। आगे बात समझ। ज्यादातर अधिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे।
ऐसा ही एक व्यक्ति था जो इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैज़िनी, जिसको मैज़िनी के नाम से भी जाना जाता था। इसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। आगे बात समझ में, किसका? जूसेनी मैज़िनी का 1807 में इसका जन्म हुआ और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। किसका सदस्य बना? कार्बोनारी। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। क्रांति के लिए बहिष्कृत कर दिया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की किसने? मैज़िनी। और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। दूसरी संस्था क्या थी? यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों से समान विचार रखने वाले युवा थे। ठीक है। मैज़िनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य के प्राकृतिक इकाई थी। ठीक है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों में व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना यही था। गणतंत्र क्या होता है? जो गण के लिए तंत्र होता है, लोगों का तंत्र। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था, मतलब सारे राज्यों को जोड़ना। इसके इस मॉडल को देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। ठीक है। मैज़िनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सोपन से मैज़िनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। ठीक है। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिख ने क्या बताया? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया? मैज़िनी। आगे बात समझिए। क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 के मध्य। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्र में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। ठीक है। इटली और जर्मनी के राज्य ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ ऐसे क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का क्षेत्र उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्ग के विशिष्ट लोग थे। उनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्यिक व्यापार में लगे मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। आगे बात समझ में। प्रथम विद्रोह फ्रांस के जुलाई 1830 में हुआ। प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? जुलाई 1830 फ्रांस में हुआ था। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता से बहाल किया गया था, ठीक है, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। ठीक है। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। पहला जो अध्यक्ष था कौन था? लुई फिलिप। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी, जब फ्रांस सीखता है तो उसकी बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है। उसने क्या कहा? मेटरनिख ने एक बार यह कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है। बाकी यूरोप वालों को क्या हो जाती है? सर्दी जुकाम, मतलब फ्रांस से छींकने मात्र से। जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम जो था वो किससे अलग हो गया? नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं को संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति ने यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया था। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों